Hi everyone. So today I am going to discuss you about marking scheme of marketing, principles of marketing as well as important questions. कौन कौन से important questions आ सकते हैं और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग का जो पेपर है बेटा वो पहले 5th सेमेस्टर का ही पार्ट होता था, लेकिन अब ये पेपर 3rd सेमेस्टर में आ चुका है जैसे कि आपको पता ही है। तो इस बार 2023 में ये पेपर दोनों सेमेस्टर्स के बच्चों को मिलेगा। लेकिन अगर हम 3rd सेमेस्टर की बात करें एनईपी वाले बच्चों की, तो प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, जो मुझे लगता है कि पेपर आएगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स देख चुकी हूँ और उन क्वेश्चन पेपर्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है इस बार एज़ कम्पेयर टू द अदर पेपर्स। तो आप ये उम्मीद तो मत करके जाइएगा कि आपको मार्केटिंग का पेपर बड़ा इजी सा मिल जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी बेसिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, और ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी। आई एम 100% श्योर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसमें कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जिस काम के लिए ये चैनल शुरू हुआ था वो यही था कि लोगों की हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करना। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, यूट्यूब इसे बाकी लोगों के पास उसी एल्गोरिदम के थ्रू पहुँचाएगा। ठीक है, तो एक काम आप अपनी तरफ से कर लेना। ये बात करते हैं यूनिट 1 की। सो देर आर 5 यूनिट्स। सिलेबस मेरे सामने खुला हुआ है, मैं उसमें से देख के आपको क्वेश्चंस बताती रहूँगी और आपको ये नोट डाउन करने हैं बेटा। ठीक है, तो ये मत बोलना कि आप ये वाली पीडीएफ भेज दो या क्वेश्चन बना दो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है अभी मेरे पास भी, तो मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यूनिट 1 की अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, मार्किंग स्कीम जैसे कि आपको पता ही है, आपका पेपर 90 मार्क्स का आ रहा है। 90 मार्क्स में आप 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 19। आपका हर यूनिट, एवरी यूनिट 18 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मान के बैठ जाओ कि हर यूनिट आपका 18 मार्क्स का है। कोई इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम है सारी यूनिट्स। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे, एकदम क्लियर। कोई कन्फ्यूजन ना रखे इसमें कि कोई यूनिट छोटी बड़ी हो सकती है, नहीं। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, इस टाइम आपको कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चों को ऑलरेडी नॉलेज है मार्केटिंग की, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। आप एक बार भी इसको रीड करेंगे तो आपको ये समझ आने लगेगा। ठीक है, तो हम उस तरफ नहीं चलते, पहले यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1, और ये वीडियो स्किप करने की वीडियो नहीं है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है, ना ही मैं कोई क्वेश्चन की लिस्ट देने वाली हूँ। मैं जो भी लिखूँगी आपके सामने लिखूँगी अभी। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट जो बनेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। फिर कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग में आपकी नीड, वांट्स, डिमांड, ये सब चीज़ें आती हैं। होता क्या है कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को आपने स्टार्ट करना है मार्केटिंग के मीनिंग में। जब भी आपको मार्केटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आप मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन में देते हो। तो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग आर इंक्लूडेड इन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग फिलोसफीज़। मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ आपकी 5 या 6 तरह की होती है। इनके ऊपर और इस दोनों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी डली हुई है चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ में इजी सा टॉपिक है बिल्कुल। मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ में भी मुश्किल लग रहा है मुझे क्वेश्चन आना। मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आएगा तो ये केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आएगा,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केस स्टडी के बेसिस पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी दे दी जाएगी, लेट्स से अर्बन क्लैप, ठीक है, तो अर्बन कंपनी, ये कैसी कंपनी है, कौन सी फिलोसफी पे काम करती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। थर्ड आपका जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो है सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग के आने के चांसेस है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्विसेज मार्केटिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी बच्चे कि आप अपने नोटपैड लेके बैठो, पेन लेके बैठो हाथ में, और जो मैं लिख रही हूँ ना वो लिखते जाओ, क्योंकि ये लिस्ट नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको बार बार ये चेकआउट करना पड़ेगा। बेटर है कि आप अपने नोट्स से पढ़ के इसको कर लो। सर्विसेज मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रीज़न बीइंग क्योंकि इंडिया में सर्विसेज मार्केटिंग बहुत ज़रा बूम पर है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 P's इसमें जुड़े हुए होते हैं आपके, 4 P's तो है ही, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्लस आपके 3 P's और जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो आपके होते हैं प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, एक और है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो ये 7 P's आपको लर्न करने हैं। और ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कोई प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा, क्या ले सकते हैं, लोन, एक कमर्शियल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उसके 7 P's आपको बताने हैं, इस तरह से कुछ आ सकता है। या कोई भी प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा, उसका मार्केटिंग मिक्स आपको करके दिखाना है कि वो कैसे पॉसिबल है। अब यूनिट 1 में ही एक क्वेश्चन आपका है, टॉपिक अगला है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो अगर आप सिलेबस में देखोगे तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है। उसके अंदर आपका आता है कि नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, क्यों हम पढ़ें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और आप इसे आसानी से कर भी सकते हो। साथ ही साथ माइक्रो प्लस मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है माइक्रो में कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स, और मैक्रो में आते हैं आपके वही वाले डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल कल्चरल। तो ये पॉइंट तो आपको लिखने हैं अगर क्वेश्चन आपको आ जाए एनवायरनमेंट के ऊपर। तो देखो बेटा, अगर 18 मार्क्स में हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 100% है कि एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चॉइस भी होएगी, ऑब्वियसली आपको चॉइस मिलेगी हर यूनिट में, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सारे टॉपिक्स में से कि मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग फिलोसफीज, सर्विसेज मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स प्लस मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो अगर तो ईजीएस्ट क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग नीड फॉर स्टडिंग भी लिख सकते हो आप। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं अब, तो क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल पतंजलि प्रोडक्ट्स, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, पेपर मैंने सेट नहीं किया, तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे के बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो एक केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी क्या, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि पतंजलि प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल बायजू का केस आ सकता है कि बायजू का मार्केटिंग एनवायरनमेंट किस तरह से बना है और क्या क्या स्ट्रक्चर उसे इम्पैक्ट करता है। तो कुछ इस तरह से आएगा, तो वो तो आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप हर क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें आपको रट्टा तूतू बनने की ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग में, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं वो अपनी तरह से, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लिख सकता है। तो यूनिट 1 में से सीधा सीधा मार्केटिंग एनवायरनमेंट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। प्लस ऊपर वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं और करके ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं, काफ़ी हद तक श्योर हूँ मैं। चलो अब यूनिट 2 पर चलें, ठीक है, जस्ट ए मिनट। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपका जो 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है यूनिट 2, कंज्यूमर बिहेवियर, आई होप यू आर राइटिंग अलोंग विद इट,
और अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि फ्री में वीडियो मत देखो। ऑल तो ये फ्री कंटेंट है, एक लाइक करो, ठीक है, इसको शेयर कर देना बाद में, पहले अपना सुन लो, कमेंट जरूर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे इसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखना ये, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि शायद मैम इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट ये तो मैं डाल ही दूँ ताकि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना पक्का, और मुझे बताना कि ये वीडियो कितनी समझ आई। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और प्रॉमिस करना कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे अब और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर अपना पेपर तैयार करोगे। चलिए बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सिलेक्शन की। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपके जो जो टॉपिक्स हैं मैं वो बता देती हूँ किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक तो नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों हमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना चाहिए। स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, क्या क्या स्टेजेस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेजेस, और बहुत इजी भी है। कोई भी इसको एक बार पढ़ के क्वेश्चन को किसी भी केस स्टडी को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बाइंग अ कार, कि आपको एक कार बाय करनी है, आपको घर में एक फ्रिज बाय करना है, दैन व्हाट विल बी द स्टेजेस अ कंज्यूमर माइट बी गोइंग थ्रू। All right, so this is a very easiest, I would say easiest topic in whole of the marketing and you can do it very easily. Again I'm saying रट्टा तू बनने की ज़रूरत नहीं है, समझो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है थ्योरी पेपर में। प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, टॉपर स्ट्रैटेजी, तो जाके चैनल पर देख लेना, ये ज़रूर करना बेटा, ठीक है। पेपर देने से पहले टॉपर स्ट्रैटेजी ज़रूर देखना कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी भी थ्योरी पेपर को। देन स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ। एंड नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे ये तो पूरा एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। सिलेबस में साफ साफ गिवन है, 3 टॉपिक है, तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसको स्टेजेस आते होंगे वो तो फैक्टर्स कर ही लेगा। और नीड और इम्पोर्टेंस कंज्यूमर बिहेवियर को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई पूरी मार्केटिंग, पूरी दुनिया कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे चल रही है। हर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी लाती है कंज्यूमर बिहेवियर को देखकर। ये जो वीडियो लाई गई है आपके बिहेवियर को देखकर लाई गई है, क्योंकि मैंने एक पोस्ट बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे मार्केटिंग को लेकर। तो मुझे समझ आया कि मार्केटिंग को लेकर एक वीडियो ज़रूर लानी चाहिए ताकि बच्चों की ज़्यादा हेल्प हो सके। तो है क्या ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ऑब्वियसली यहाँ बाइंग वगैरह कुछ नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, लेकिन केस स्टडी बेसिस, जो मुझे लग रहा है केस स्टडी बेसिस ही कोई क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे। और इतना इजी तो नहीं बनेगा पेपर कि डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दे, ऐसा नहीं होगा। सेकंड जो आपका जो टॉपिक है वो है मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक मुझे लगता है, क्योंकि उसमें आपका STP आ जाता है। STP इज़ योर सेगमेंटेशन, मार्केट को सेगमेंट्स के थ्रू कैसे डिवाइड किया जाता है, बेसिस क्या क्या है इसे, सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। फिर टारगेटिंग क्या होती है, मार्केट टारगेटिंग, दिस इज T एंड लास्ट इज P, पोजीशनिंग कैसे की जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन 100% केस बेसिस पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर STP करके दिखाओ आप कि उसका सेगमेंटेशन कैसे किया जाएगा, उसकी टारगेटिंग कैसे होगी, उसकी पोजीशनिंग कैसे की जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। लेट्स से बेबी प्रोडक्ट्स की सेगमेंटेशन कैसे है, सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज के ऊपर इसका सेगमेंटेशन बनाया गया है। और ये डिसीजन कौन लेता है, बाइंग डिसीजन, ऑब्वियसली बच्चा नहीं लेगा, है ना, कौन लेंगे, टॉडलर्स के पेरेंट्स लेंगे। बच्चा तो बिल्कुल इन्फेंट है, इन्फेंट और टॉडलर्स के लिए बनाए जाते हैं बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके डिसीजन कौन ले रहा है, पेरेंट्स ले रहा है। पेरेंट्स में कौन लेता है, ज़्यादातर मदर्स लेती है। तो टारगेट किसे किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है। अब ओल्ड मदर्स यानी कि
ऑब्वियसली दादी नानी भी तो मदर्स ही है ना, तो किसको किया जा रहा है टारगेट? ओल्ड और यंग मदर्स, व्हाट यू विल से? आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ओल्ड या यंग? यंग मदर्स। तो टारगेटिंग किसके ऊपर है? यंग मदर्स की। प्रोडक्ट बिल्कुल बेशक बेबी प्रोडक्ट है, लेकिन टारगेटिंग किसको किया जा रहा है? यंग मदर्स। ठीक है, देन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो वर्किंग मदर्स भी आप दिखा सकते हो कि वर्किंग मदर्स को टारगेट किया जा रहा है बेबी प्रोडक्ट्स पे। लेट्स से सेरेलैक, जिनके पास टाइम नहीं है बेबी फूड बनाने के लिए, वो सेरेलैक दे के फटाफट से बना लेती हैं। तो कुछ अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। फिर आ जाती है आपकी पोजीशनिंग, STP, पोजीशनिंग पर आ गए हैं हम। पोजीशनिंग का मतलब कि आप बेबी प्रोडक्ट को आप कैसे पोजीशन करते हो मार्केट में, मतलब कि आप उसकी किस तरह से वैल्यू क्रिएट करते हो। आप क्या बताते हो अपने कंज्यूमर्स को कि आपका प्रोडक्ट आपकी हेल्प कैसे करेगा। टू नर्चर, फॉर एग्जांपल लोगो स्लोगन, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का स्लोगन, लेट्स से टू नर्चर बेबीज़ और टू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर यंग मदर्स। ये खुद बनाओ, क्योंकि ये ऑब्वियसली चीज़ें याद थोड़ी ना रहेंगी आपको इतनी सारी, आपको ये खुद बनाने हैं स्लोगन। पोजीशनिंग, रीबॉक की पोजीशनिंग क्या है, ठीक है, तो ये एडिडास की पोजीशनिंग क्या है, यानी कि उनके स्लोगन्स वो क्या लाइफ में चेंज लाते हैं लोगों की। तो वो जो चेंज है, वो जो वैल्यू है कि क्या वो वैल्यू लेके आने वाले हैं, ये है आपकी पोजीशनिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। आई होप कि इस छोटी सी केस स्टडी से आपको समझ आ जाएगा कि अब कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आएगा जब एग्ज़ाम में, तो आपको उसे कैसे लिखना है। अब यहाँ आप कहो कि रट्टे मारो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं और फिर उसे लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है कि STP कैसे की जाती है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है STP का, दो इट वॉज़ वेरी वेरी क्विक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो मैंने कुछ करवाया और किसी के काम आया। ठीक है, तो अब यूनिट 2 में 2 ही क्वेश्चन बने थे हमारे, एक तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर और दूसरा बना था आपका STP के ऊपर। तो और करके ये क्वेश्चन आएगा, कॉम्बो में भी आ सकता है कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि STP मैं करके चला जाऊं और ये पार्ट छोड़ दूं, या फिर ये पार्ट करके चला जाऊं और ये पार्ट छोड़ दूं, तो यूनिवर्सिटी कई बार चक्कर भी ला देती है बच्चों को, वो कॉम्बो में क्वेश्चन ले आती है, यानी कि 1 क्वेश्चन कंपलसरी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन। तो इस तरह के कॉम्बो भी आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन आपको STP में डाल दिया और एक क्वेश्चन आपको डाल दिया कंज्यूमर बिहेवियर में, और सेम कॉम्बो यहाँ बना दिया। अब चाहे आप ये वाला पार्ट करो, ये वाला पार्ट करो, मुश्किल तो आपको दोनों ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इतने टफ नहीं है जैसा आपको लग रहा है, ये बहुत ईजी है और मज़ा आता है मार्केटिंग पढ़ने में। चलो अब यूनिट 3 के ऊपर काम कर लेते हैं थोड़ा। यूनिट 3, आई होप कि आपको ये समझ के भी मज़ा आ रहा होगा जैसे मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, डिस्कस करने में अच्छा लग रहा है। थर्ड आपका प्रोडक्ट डिसीजंस, प्रोडक्ट डिसीजन जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, और सेकंड है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसीजंस में काफ़ी सारे आपके टॉपिक गिवन है, जैसे कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, टाइप्स और लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इस तरह से प्रोडक्ट के लेवल क्या होते हैं। डिज़ाइनिंग वैल्यू, वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, डिज़ाइनिंग वैल्यू। ठीक है, डिज़ाइनिंग वैल्यू में आपकी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के टाइप्स, तो आपका एक क्वेश्चन तो अलग से यही बन गया, ब्रांडिंग टाइप्स, उसकी इम्पोर्टेंस, फिर उसकी क्वालिटीज़, एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे DO टॉपर्स, ब्रांड नेम, क्वालिटीज़, मेन एजेंडा टू मेक स्टूडेंट्स टॉपर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना दिमाग लगाना है। यहाँ भी आपको केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से शूज़,
किस किड शूज़, आपको उसकी ब्रांडिंग करनी है, किस तरह से आप उसे पोजीशन करोगे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे मैंने आपको STP में बताई थी, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू विल सी इन इट। ठीक है, एक तो ब्रांडिंग का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये कॉम्बो में क्वेश्चन आ सकता है, सेम जैसे किड शूज़ की ब्रांडिंग और पैकेजिंग और लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है, MRP, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब इंपोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। पैकेजिंग, आप उसकी पैकेजिंग कैसे करते हो, किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से पैकेज करना चाहिए। देन प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, एक टॉपिक आपका ये भी गिवन है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। दिस इज़ लाइक योर कस्टमर केयर, मैन्युफैक्चरिंग, वारंटी, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में ही आती है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और साथ में कस्टमर सपोर्ट एक ही क्वेश्चन है। जो ब्रांडिंग करेगा उसे पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग की, बिना ब्रांड नेम के, जिसका कोई लेबल ही नहीं है, आप क्या कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो मार्केट में, आप क्या देखते हो कि ये तो किसी कंपनी का है ही नहीं, व्हाई शुड आई परचेज इट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट ओवर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ब्रांडिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मार्केट में खड़े होना किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बिना ब्रांडिंग के प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। फिर हम ऊपर बात करते हैं लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है कि इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, दो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बट छोड़ना नहीं है ऑब्वियसली, अगर आपको मैं ये कह भी रही हूँ कि नहीं लग रहा है मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल यू नीड टू रिवाइज इट। एक बार आपको लर्न जरूर करना है, देखना है कि उसमें क्या क्या होते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में भी आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, ये आते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स भी है, बट आई गेस ये करके ही जानी चाहिए। फिर जो सेकेंड पार्ट आएगा इसका, वो रहेगा आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या है, इसमें प्रोसेस होती है कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसकी क्या प्रोसेस है। एक कॉन्सेप्ट थर्ड भी है इसमें अलग से दिया हुआ जो, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस यूनिट में। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, अब ये सारे क्वेश्चन टक्कर के हैं, इनमें से ये सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, एक ईयर में नहीं तो दूसरे ईयर में। ठीक है, कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है। अब ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी केस आ सकता है कि एक आपको नया प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, आप मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आपको प्रोडक्ट भी मेंशन कर दिया जाएगा और आप उसका प्रोसेस बताओ कि उसे किस किस स्टेजेस से निकलना होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है। कोई आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, लेट्स से सीडीज़, और आपसे पूछा जाएगा कि सीडीज़ कौन सी स्टेज में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, क्या ये इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी में है, डिक्लाइन में है। रिमेंबर, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि इस तरह से एक चार्ट बनता है, इसमें ग्राफ बनता है जिसमें आप बताते हो कि इंट्रोडक्शन ये है, फिर ग्रोथ है, मैच्योरिटी में सेल्स कम होने लगती है, लास्ट आपके डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। तो सीडीज़ क्या है, वो तो डिक्लाइनिंग से भी नीचे ही है, उसका ग्राफ तो यहाँ आ रहा है, तो आप उसे ऐसे ही दिखाओगे ग्राफ बनाकर। सीडीज़ कौन परचेज़ करता है, सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे डेटा सीडी में स्टोर किया जाता है कंपल्सरीली, वहाँ होती हैं यूज़, अदरवाइज़ कहीं यूज़ नहीं होती। तो आपको 2 प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको PLC लर्न करना है, उसकी सारी स्टेजेस लर्न करनी है। ये आपको समझना है कि हर स्टेज में मार्केटिंग एक अलग लेवल की होती है, हर स्टेज में मार्केटर कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाता है, कुछ अलग से प्राइस रखता है। ठीक है, और उसकी डिमांड कितनी होती है, हाई होती है, कम होती है, फिर नील होती है। तो हर जगह आपकी ये चीज़ें डिफरेंट होती जाएगी, ग्रोथ, डिमांड, प्रोडक्ट के प्राइसेस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सब कुछ डिपेंड करती है। तो PLC में से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है और आते भी हैं, बहुत टाइम से PLC के ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी हुई, जो आपकी होती है डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी।
ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये तो पैकेजिंग लेबलिंग ब्रांडिंग तो है ही। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हुए? मैं ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग को एक क्वेश्चन मान रही हूँ, एक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 3, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ 4। तो यूनिट 3 में आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर साल ऊपर नीचे रिपीट होते रहे हैं, और इस बार ये क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज़ पर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ये दिमाग में नहीं रखोगे कि केस स्टडीज़ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट मिल सकता है, तो आप वहाँ जाके ब्लैंक हो जाओगे। जिन्होंने रट्टा तूतू बने होंगे जो लोग, वो तो केस के ऊपर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट देखते ही दिमाग घूम जाएगा कि अब इसमें क्या लिखे। ठीक है, तो अपना दिमाग खुला रखो, जो भी आप प्लान करो उसे प्रोडक्ट के ध्यान में रखकर सोचो कि इसमें क्या लिखा जाएगा। यूनिट 4 की बात करते हैं। अगेन ये कॉम्बो क्वेश्चंस है सारे के सारे। ये मत सोचना कि 2 टॉपिक करके चले जाएं और 2 की छुट्टी हो जाए, तो ऐसा ना हो आपकी छुट्टी हो जाए। बेटर है कि सारा रिवाइज़ कर लो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब सब कुछ पॉसिबल है। पता नहीं चलता कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का आएगा, और ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है NEP वाले बच्चों के साथ स्पेशली। और ये जो वीडियो है ये 5th सेमेस्टर वालों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो बच्चा SOL का हो, NC वेब का हो, रेगुलर का हो। क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट में ये पूछते हैं कि मैम ये SOL वालों के लिए है या नहीं, NC वेब वालों के लिए है या नहीं, 5th सेमेस्टर वालों के लिए है या नहीं। पेपर एक ही बंदा बनाता है, ठीक है। जो मार्केटिंग के टीचर्स होते हैं वो अपना दिमाग ऐसे ही लगाते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। चलो, यूनिट 4 में आता है आपका फर्स्ट पार्ट, प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग डिसीजंस में क्या है? यूनिट 4 वैसे कंपैरेटिवली इजी है, यूनिट 3 के कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि प्राइसिंग डिसीजन में आपके क्वेश्चन बनते हैं प्राइसिंग क्यों करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। भाई सर्वाइवल के लिए अगर आप प्राइसिंग ठीक से नहीं रखोगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। हर चीज़ आप फ्री में बांटते रहोगे तो अपना खर्चा कहाँ से चलाओगे, ठीक है। लोगों को पेमेंट कहाँ से करोगे, जितने लोगों को आपने रखा है, सर्वाइव कैसे करोगे। चलो, नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, ये तो आना ही आना है। किस बेसिस पे प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स होते हैं? उसके डिमांड के बेसिस पर, उसके सप्लाई के बेसिस पर, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर, उसके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, यूनिकनेस के बेसिस पर। आप रॉ मटेरियल क्या परचेज़ करते हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ आ जाती है उसमें, आप अपने आप से लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका प्राइसिंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें आपके मार्कअप प्राइसिंग ये सब आ जाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी आपकी केस बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे उसमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ भी केस बेस्ड क्वेश्चंस पर ही आ रहे थे। तो केस बेस्ड का मतलब कि आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताओ कि कंपनी इसके प्राइसिंग किस तरह से फिक्स करेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएगी और कौन सा मेथड लगाएगी। तो प्राइसिंग मेथड्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहीं काफ़ी हद तक कॉम्बिनेशन में ही आता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्वेश्चन। देन फॉर एग्जांपल लेट्स से स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। आपका प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा यूनिक है, सबको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी रखोगे, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखोगे, ठीक है। जियो ने जो लेट्स से जियो का क्वेश्चन आ जाए कि जब मार्केट में जियो आई थी उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी थी, पेनिट्रेशन थी उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट में एंट्री लेने के लिए उसने तो फ्री तक काम किया है, फ्री के बाद थोड़ा सा प्राइस रखा और फिर उसके बाद थोड़ा सा और प्राइस किया, और वो जायज़ भी था ऑब्वियसली। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस में सबसे ईजीएस्ट जो आप क्लास 12 से करते आ रहे हो वो है आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इन द क्वेश्चन अगेन
some product will be given and you will be asked to define channels of distribution. फिर होलसेल और रिटेलिंग, जो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक हो जाते हैं. अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर बना के देना है तो वो शायद डाल दे, अदरवाइज़ ये नहीं आते हैं. ठीक है, तो होलसेल और रिटेलिंग तो वैसे ही बहुत ईजी है. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? जब आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा ना, फिर ये क्वेश्चन साथ में पूछा जाएगा दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब कि आपने किस बेसिस पर इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट किया. देन लॉजिस्टिक डिसीजंस, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये शॉर्ट नोट में आ सकता है क्वेश्चन. लॉजिस्टिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वेयर हाउसिंग और ये सारे डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, ये होंगे आपके लॉजिस्टिक डिसीजंस. आई होप कि ये समझ आ रहा है अच्छे से और माइंड भी खुलेगा. वो जो टेंशन है बेकार की वो चली जाएगी और आपको एक अच्छी गाइडेंस और वे मिलेगा कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हो. प्रेजेंटेशन के लिए मैं अभी बता रही हूँ कि वो वीडियो देख के जाना, ताकि आपको जो मार्क्स है ना वो देने से कोई रोक ना पाए. यूनिट 5 की बात कर लेते हैं. फर्स्ट हेडिंग है आपका प्रमोशन डिसीजंस. प्रमोशन डिसीजंस में आता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है. फिर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये तो आपको रीड भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप अपने आप से ही बना सकते हो. फिर है आपका प्रमोशन मिक्स टूल्स, और उन टूल्स में जो टॉपिक्स गिवन है वो है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, को सेल करने के लिए कौन कौन से टूल्स बनाओगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आएगी. ऑल राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक साथ काम करते हैं. तो ये भी इसी से रिलेटेड है. जब आप ये कर लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा. तो मेरे हिसाब से ये एक ही क्वेश्चन है. कितना भी निकम्मा बच्चा हो उसको प्रमोशन मिक्स टूल्स पता होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्स प्रमोशन क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है. आप लोग इंस्टा के ज़माने के हो तो आपको मार्केटिंग तो वैसे ही पता है कि मार्केटिंग क्या है और किस किस तरह से आप इन्फ्लुएंस होते हो. डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, तो डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हो, जैसे सस्टेनेबल मार्केटिंग. अब आपको ये तो पता है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है, लेकिन इसका जो कंटेंट है ना उसको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि वो क्या लिखें, क्या एग्जाम्पल दें, क्या क्या इश्यूज़ हैं. तो इनके ऊपर बड़ा सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज़ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, या फिर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं कि सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है. अब अगर मैं सस्टेनेबल मार्केटिंग एग्जाम्पल पूछूं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हों, आई होप कि होंगे. और जिनको पता है 5-6 एग्जाम्पल, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि बाकी बच्चों को भी दिख सके कि सस्टेनेबल मार्केटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं. तो इतना छोटा सा काम तो कर ही देना है ना, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जूट बैग्स, सस्टेनेबल मार्केटिंग. इस तरह से मार्केटिंग करना, ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना जो लंबे टाइम तक सस्टेन रह सके. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है,
ये चीज़ें होती हैं आपकी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, और इनकी मार्केटिंग होती है सस्टेनेबल मार्केटिंग। अब चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केटिंग एक डिफरेंट टाइप की होती है, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी चीज़ों में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली महंगे मिलते हैं, जूट की चीज़ें आपको महंगी मिलती है, और लोगों की जो मेंटालिटी होती है उनको लगता है कि हमारे एक इंसान के चेंज होने से दुनिया चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है जो सस्टेनेबल मार्केटिंग के इश्यूज़ में आते हैं। देन रूरल मार्केटिंग, अगला क्वेश्चन आपका बनता है रूरल मार्केटिंग। ये भी अगर कोई ज़्यादा ही मुश्किल कर दे क्वेश्चन तो इसमें भी आपका प्रोडक्ट आ सकता है कि इसके ऊपर रूरल मार्केटिंग करके दिखाओ। मैंने एक क्वेश्चन देखा भी है रूरल मार्केटिंग के ऊपर, कि एक प्रोडक्ट दे दिया और उसके ऊपर बताया कि रूरल मार्केटिंग इसके ऊपर करके दिखाओ, और इसका मिक्स क्या होता है, रूरल मार्केटिंग मिक्स। जहाँ भी मिक्स आ जाता है उसका मतलब आपके 4 Ps, सर्विसेज है तो 7 Ps, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स हमेशा 7 Ps होता है, और आजकल तो प्रोडक्ट का भी 7 Ps ही माना जाता है। तो आपको मिक्स बताना है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी प्राइसिंग आप कैसे करोगे, उसका प्रमोशन कैसे करोगे, उसकी लोकेशन प्लेस क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है चीज़। फॉर एग्जांपल पार्ले जी, उसकी रूरल मार्केटिंग कैसे करोगे, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। छोटा प्रोडक्ट है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट है, लो वैल्यू प्रोडक्ट है, आप उसे ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो, और वो कस्टमाइज ही आता है। रूरल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बिकते हैं पार्ले जी की, जो एक डिमांड है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि वो छोटा पैकेट है, इजीली कंज्यूम हो जाता है, उसको स्टोर नहीं करना पड़ता। तो ये अपना दिमाग लगाना है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो ये कहीं आपको बुक्स पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भाई बुक में लिखा हुआ है तो हमें ऐसे ही लिखना है। आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, अपने आसपास जो आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हो उसको रिलेट करो और वो लिखो, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, तो मार्केटिंग तो अपने आप में ही इतना इतना बेस्ट सब्जेक्ट है कि इससे बेस्ट सब्जेक्ट तो आपको मिल ही नहीं सकता, इतनी कमाल की चीज़ होती है मार्केटिंग। उसके बाद है आपका सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब कि सोशल कॉज के लिए आप मार्केटिंग करते हो। जैसे कि मैं आपको ये कहती हूँ कि भाई लाइक शेयर कर देना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो ये है आपका सोशल मार्केटिंग। अब इसको करने के लिए मैं आपको लाइक और शेयर कह रही हूँ करने के लिए, तो ये मार्केटिंग कैसी हो जाएगी, ये सोशल मार्केटिंग हो जाएगी। अब इसके इश्यूज़ क्या हैं, बहुत सारे इश्यूज़ है, चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे कोई पे नहीं कर रहा है इस सर्विस को, तो वो हल्के में लेते हैं, उनको लगता है क्या ज़रूरत है लाइक और शेयर करने की। या फिर आप किसी दूसरे यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, आपको लगता है कि काम हो गया, निकलो निकलो। तो ये जनरली एक टेंडेंसी है लोगों की सोशल मार्केटिंग में। आपको बहुत मुश्किल पड़ती है जब आप लोगों की भलाई के लिए खड़े होते हो, और कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, और बिलीव भी नहीं करते हैं लोग जल्दी से अगर आप उनकी वेलफेयर के लिए काम करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है, पढ़ लेना ही और अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करना। अगेन रट्टा तू बनने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें इंसेंटिव्स तो ना के बराबर ही होती है किसी भी सोशल मार्केटिंग में। सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है सोशल मार्केटिंग में, क्योंकि आपके पर्सनल बेनिफिट्स तो ज़ीरो है ना, आपके पास कोई मोटिव नहीं है, पैसा तो आप कमा ही नहीं रहे हो, तो आप कितना लोगों की भलाई के बारे में सोचोगे। तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट तो डेवलप करना ही पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर सको। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सोशल मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ग्रेटफुल होते हो और हेल्प करते हो बाकी लोगों की, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम किया और इसे करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सब करने की, है ना। चलो, डिजिटल मार्केटिंग आपका जो लास्ट टॉपिक है यहाँ से। डिजिटल मार्केटिंग तो सबको आता होगा, मुझसे ज़्यादा ही आता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके टूल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडसेंस, मेलचिम्प, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा वर्डप्रेस। तो ऐसे ऐसे जो 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 आपको आते हैं ना, वो सारे के सारे लिख दो, उनकी क्वालिटीज़ बताओ, उनकी इम्पोर्टेंस बताओ। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि जो 5th यूनिट है वो है प्रमोशन डिसीजंस पर। तो एक क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि प्रमोशन के ऊपर आएगा, चाहे वो किसी के ऊपर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, या कोई क्वेश्चन आ जाए। साथ में ये जो 3 जो टॉपिक्स है ना, रूरल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, 4 टॉपिक्स बनेंगे। तो चारों के ऊपर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन शायद नहीं आए।
और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली उसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि मैंने जस्टिफाई किया होगा, और जितना भी फोबिया होगा ना माइंड में कि हाँ ये करें या वो करें, तो वो सब निकल चुका होगा। कूल डाउन होके काम करो, एक एक यूनिट को पकड़ो। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, वो एक एक यूनिट को पकड़ो, एक एक यूनिट की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और बस भगवान का नाम लेके अपना एग्ज़ाम दो। प्रोडक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, रट्टा तोतू ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिनको अच्छी नॉलेज है मार्केटिंग की, टॉपिक्स की, वो अपने आप बना बना के लिख लेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट करने की। अगर आप बहुत अच्छा पेपर भी करते हो लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता कि डायग्राम कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ चार्ट बनाना है, कहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन अच्छी दिखानी है, तो इसका मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वहाँ पे। तो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए गुड प्रेजेंटेशन भी चाहिए, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक करे वीडियो को बंद मत करना, और शेयर करना अपने सारे क्लास ग्रुप्स में सब बच्चों के पास। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।